हमारे समक्ष श्री लल्लन उपाध्याय जी हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले के समय में हमारे गांव या क्षेत्र की व्यवस्था, जो रहन सहन और खान पान कैसे होता था, इस पर अपना प्रकाश डालेंगे श्री लल्लन उपाध्याय जी। बोलिए। प्रश्न करिए। प्रश्न ये है कि पहले के समय में हमारा जो भोजन था, व्यवस्था थी, वो कैसे चलता था। हम लोग के गांव में अरहर की खेती होती थी बहुत अच्छी, और मोटे अनाज भी बहुत अच्छे होते थे। तो उसी पर आपका प्रकाश डालना चाहते हैं कि नहीं आप? क्या मतलब कैसे कैसे हम लोगों का क्षेत्र का व्यवस्था था, क्या था? देखिए, पहले गेहूं चावल नहीं होता था जी बाजरा, जनेरा और रहर की दाल मिलती थी और बजरे की भात जी बनता था। जी जी और रोटी ये क्या नाम है, जनेरा का मोटे अनाज का। मोटा अनाज लोग खाते थे। जी दूध मिलता था, जी सबके पास 2-4 गाय भैंस जी 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 सभी लोग रखते थे। और देखिए, सुबह में लोग कन्ना खाते थे, उसीन करके कन्ना। ये कन्ना शकरकंदी जिसको बोलते नहीं हैं। नहीं, वो कन्ना उसमें उसको उसीना जाता है। अच्छा। और इतना का मोटा मोटा होता था, उसको उसीन करके लोग, कितने लोग छील करके खाते थे, कितने लोग ऐसे ही खा जाते थे। जी 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 और उसमें हाड़ मांस तो था नहीं। जी। इसके बाद में खाने के बाद करना रस पीते थे, चोटा का रस। जो पहले राब भी होता होगा। राव बहुत कम। अच्छा। जो लोग बोते थे घर गुड़ गन्ना गन्ना, हाँ। उन को मिलता है। अच्छा, मिलता था। तो इस समय तो सब लोग राब और गुड़ खा रहे हैं। उस समय गुड़ और राब का नाम ही निशान नहीं था। अच्छा। जो गन्ना, जिसका घर गन्ना बोया जाता था, वही लोग खाते थे। अच्छा। और चोटा का रस गन्ना खा करके और काम करते थे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे होश से, कि हम लोगों के गांव में मोटे अनाज में जैसे चना, मसूर, मटर, ये सब खेती होती थी। तो ये सब तो पहले भी खेती हो रही होगी। हाँ, उस बहुत प्रमुख हम लोग का फसल चना, मटर, मसूर यही था। अच्छा। और चने का रोटी सब लोग का। चना, बाजरा, ज्वार बाजरा ये सब होता था। बाजरा का भात बनता था। अच्छा। बाजरा का जब भात सुबह में 6 बजे बनते बनते 10 का 12 बज जाता था। अच्छा। 12 बजे भोजन बजरे का भात मिलता था। और शाम को लोग खाते थे कब? तो 12 बजे। दिन में बजरे का भात बनता था, बनते बनते उस 8 बजे रात को तैयार हो जाता है। अच्छा, इतना समय बाजरा का भात बनाने में? 4-5 घंटा लगता है उसको बनाने देखिए, में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाजरा का भात बनाने में बहुत लंबा समय, 4-5 घंटा पकाने के बाद बाजरा का भात पकता है। और देखिए, बहुत बड़ा की दाल और बाजरे की भात। तो रहर की खेती मतलब कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है। बहुत काफी। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि 250 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो जो रहर ले जाता है तो अपने आप को एडवांस समझता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोगों के गाँव में जमींदार लोग, देखिए, बता रहे हैं आपको कि कितना हम लोग के गांव में रहर की खेती होती थी। रहर, देखिए, रहर जब हम लोग का बाढ़ क्षेत्र है जी, जब बाढ़ आ जाता था तो रहर चली जाती थी। और जो बाढ़ जिस साल बाढ़ नहीं आती थी जी, उस समय जी, रहर एक किसान के पास 4 बोरा 5 बोरा रहर की दाल, यानी 4-5 कुंटल एक एक किसान के पास रहर की खेती हो जाती थी। और उसको अपना स्टोर करके लोग रखे रहते थे कि इस साल अगर अगले साल नहीं हुआ तो उसको उपयोग कर लेते थे। एक साल जब पैदा हो जाएगा रहर तो मान लीजिए कि 3-4 साल तक चलता। और हमारा ये गांव टोंगा एक ऐसा गांव है कि जहां पर ब्राह्मणों का गांव है, और यहाँ पर सब लोग किसान थे और आज भी हैं। आज भी है, पहले भी थे। हाँ जी। तो ऐसा है कि देखिए,
हम लोग के यहाँ चावल और गेहूं नहीं होता था। जी। भात केवल बाजरा का, रोटी, मकई और कुछ गेहूं मिला करके रोटी बनता था जी जी। शाम को। और आलू गोभी की सब्जी और भैंस की दूध और सुबह में दही, यही लोग खाते थे। जैसा कि आपने उसमें विटामिन मिलता था। और इस समय चावल और गेहूं में विटामिन नहीं है। आप सही बता रहे हैं कि उस जो पहले का अनाज था, मोटा अनाज भले था लेकिन लोग तंदुरुस्त होते थे, पहलवान होते थे, स्वस्थ होते थे। और आज हम लोग चावल और गेहूं खा रहे हैं, महीन अनाज खा रहे हैं, लेकिन घर घर प्रति व्यक्ति रोग है, कुछ न कुछ शरीर में रोग है, विकार है। तो मोटा उस समय रोग किसी का नहीं था, इस समय रोग आया है। नहीं, सही कह रहे हैं। और मैं एक बार पुनः आपके वीडियो से के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोगों का गांव टोंगा कोरोना काल में एक भी घटना नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ कि हमारे गांव में भी संक्रमितों की संख्या थी, लेकिन घटना कोई भी नहीं हुई। पानी हमारे गांव की बहुत ही स्ट्रांग है और इस यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर आप जो बोइए सब फसल हो जाती है। उपजाऊ मिट्टी। हाँ, सब फसल हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी याद में 20 वर्ष पहले जो यहाँ का गुड़ है, लड्डू फेल, एक स्वादिष्ट, हम लोगों के गांव का जो हमारे गांव का स्वादिष्ट, हमारे गांव का जो टोंगा गांव है, रेवतीपुर क्षेत्र में जो गुड़ बनता था वो लड्डू फेल होता था। वैसा लड्डू में भी स्वाद नहीं जितना कि गुड़ में स्वाद होता था। तो इस पर आपका विचार, आपने लल्लन उपाध्याय ने बहुत अच्छा पूर्व में यानी कि पहले के समय में जो हम लोगों के गांव में दिनचर्या थी उसके बारे में जानकारी दिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेवतीपुर ब्लॉक के थोड़ा सा दूर 4 किलोमीटर दूर हमारा गांव ये टोंगा है और ज़िले का अनोखा गांव है। यहाँ पर आपको पहलवान, गांव में हर घर में 2-4 पहलवान, सबके पास घर घर 2-4 पहलवान। हाँ, पहलवान भी होते थे। और आज के डेट में हमारे गांव में नौकरी वाले भी हर घर में हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर IPS भी हैं, इंजीनियर भी हैं, यानी हर क्षेत्र में हमारे गांव में लोग हैं। तो मेरा गांव में गर्व से पहले से बहुत विकास हुआ। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि रेवतीपुर ब्लॉक का ये गांव टोंगा है, जो जिसमें से रेवतीपुर जो ब्लॉक से राम जन्मभूमि में जो पैसा गया, सबसे बड़ा डोनर हमारे गांव का ही है। जो लड़का स्वर्गवासी हो चुका है, 1,08,000 रुपये दिया था रेवतीपुर ब्लॉक में। सबसे बड़ा दानदाता है रेवतीपुर ब्लॉक का, जो रेवतीपुर ब्लॉक में रहने वाला व्यक्ति ने दिया, दानदाता उसमें होगा, कोई बाहर रह रहा होगा, दिया होगा ऑनलाइन, कितना दिया है क्या दिया है, लेकिन गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है, सबसे बड़ा डोनर हमारे गांव का ही है। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा गांव अपने आप में अनोखा है और बहुत अच्छा गांव है। आप लोग एक बार ज़रूर घूमने के लिए आइए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उपाध्याय वंश का गाँव है और बहुत ही प्रिय गांव है। हमारे गांव में परिवार है, कहीं हाँ, सब जितने भी 60 घर, हाँ, जितने भी उपाध्याय परिवार का घर है, सब लोग एक ही माँ बाप से उपजे हुए, जन्मे हुए हैं। तो आप लोग एक बार आइए। हमारे गांव में श्री मन्नारायण ब्रह्म बाबा स्थान भी है, बहुत ही मनोरम है, अच्छा बना हुआ है। आप लोग एक बार आइए, दर्शन करिए, और दर्शन करेंगे तो गारंटी है कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आप हमारे चाचा श्री लल्लन उपाध्याय, आप राजनीतिक क्षेत्र से भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सेवा सरजू पांडे जी के साथ भी किए हैं और आज बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी आपकी अहम भूमिका रही। आप मंडल अध्यक्ष तक रहे और अभी भी सक्रिय भूमिका में हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।